मॉर्निंग 10th क्लास। आप सब लोग कैसे हैं? अपनी पढ़ाई कर रहे हैं सब बच्चे? मैं आपको चैप्टर 6 तक सारा एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ, उनकी वर्कशीट्स भी दे चुकी हूँ और एक्सरसाइज भी समझा चुकी हूँ आपको। तो आप जल्दी से जल्दी प्लीज़ सारा जितना भी जिसका भी जो पेंडिंग वर्क है 6 चैप्टर्स तक मुझे जल्दी से जल्दी सेंड कीजिए, ठीक है? अब आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 एटॉमिक थ्योरी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। एटॉमिक थ्योरी, डिफरेंट साइंटिस्ट ने एटॉमिक थ्योरी पे अपने अलग अलग व्यूज दिए। तो सबसे पहले जो एटॉमिक थ्योरी दी वो थी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, ठीक है? तो डाल्टन ने जो अपने पॉस्टुलेट्स दिए एटॉमिक थ्योरी पे वो इस तरह से थे। नंबर 1, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जितने भी मैटर होते हैं वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स एटम्स से बने हुए होते हैं। एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स। एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू डाल्टन। एंड ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक वेट, same size and chemical properties, and atoms of different elements have different atomic mass, size and different chemical properties. Atoms of same or different elements combine together in simple whole number ratio to form new compounds. जब कंपाउंड बनता है तो डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स आपस में मिलकर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। And during chemical reaction atoms are only rearranged. chemical reaction जब होती हैं तो एटम्स जो होते हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं। इधर के एटम्स इधर आ जाते हैं, इधर के एटम्स इधर आ जाते हैं। इस तरह से अलग अलग जो कंपाउंड्स हैं या मैटर हैं उनके एटम जो हैं वो रीअरेंज्ड हो जाते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द एक्ट्स रिलेटेड टू एटम्स, but it provides a base for the further invention done by various scientists. At the end of 19th century, it was found that atoms are made up of various tiny particles known as subatomic particles. मतलब डाल्टन ने तो कहा था कि it cannot be divisible. एटम्स जो होते हैं वो डिविजिबल नहीं होते, उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन आगे साइंटिस्टों ने बताया कि एटम्स को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। उन पार्टिकल्स को जिससे कि एटम्स डिवाइड होते हैं उन पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स नाम दिया गया। अब डिफरेंट साइंटिस्टों ने अपने इसके ऊपर अपने व्यूज दिए। सबसे पहला था एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। नाउ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वर डिस्कवर्ड। वेरियस मॉडल्स वर टिल देन प्रपोज्ड to explain the internal structure of atoms containing these electrons and protons. Sir J.J. Thomson in 1898 proposed a model for the structure, of atom. According to him, an atom was a sphere of positive charge with size of 10 raised to minus 10 meter. मतलब 1 मीटर का करीब 10th पार्ट इतना बड़ा एटम होता है। इन इट इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए होते हैं। द चेंज on electron is equal to the positive charge of a sphere. The charge on electron is equal to the positive charge of a sphere. जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो स्फीयर में जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके इक्वल होता है। दिस मॉडल इज कंपेयर्ड विद ए वाटरमेलन एंड केक। इस मॉडल को वाटरमेलन में जैसे जिस तरह से ब्लैक कलर के सीड्स पाए जाते हैं तो रेड पार्ट को तो उन्होंने पॉजिटिव प्रोटॉन्स कहा और जो ब्लैक पार्ट थे उनको उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया। हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लम पुडिंग मॉडल। तो इसको उन्होंने एक प्लम पुडिंग मॉडल का नाम भी दिया। प्लम एक्चुअली पुडिंग जो है एक मिठाई होती है, उसमें भी इस तरह से जो होता है अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स लगे हुए होते हैं, अंदर जो होता है वो स्फेयर होता है, पूरा गोल होता है वो। द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज जस्ट लाइक ए क्रिसमस केक where positive charge is considered as pudding, where electrons are embedded as plum. It is also considered as a laddu of bundi and watermelon in Indian language, where red part of watermelon is positive charge of atom and seeds are considered as electrons. Thomson suggested that the atom is neutral as positive charge is totally balanced by negative charge, that is atom is electrically neutral. थॉमसन ने भी यही कहा कि
जो एटम होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों बिल्कुल बराबर हो जाते हैं, जिससे कि होल पूरा जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। दिस थ्योरी सजेस्टेड द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नेचर ऑफ एटम, बट लेटर ऑन इट कुड नॉट एक्सप्लेन द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। मतलब इसने कहा कि इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रॉन एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, पर एटम न्यूट्रल नहीं होता है, दोनों चार्ज बिल्कुल एकदम बराबर नहीं होते हैं। तो उन्होंने उनकी जो कमियां थी इस वाले एक्सपेरिमेंट में वो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताई कि रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। उसमें उन्होंने गोल्ड फॉइल वाज कोटेड विद जिंक सल्फेट सो दैट व्हेनेवर an alpha particle struck the screen, a tiny flash of light was produced at that point, which determines the direction of alpha particles. देखिए पीछे देखिए आप, इसमें जिस तरह से ये कुछ ये गोल्ड फॉइल थी, इस पे ये समझ लीजिए ये गोल्ड फॉइल के जो एटम्स हैं, ये गोल्ड फॉइल के एटम्स हैं, इस तरह से अरेंज थे। ये इस तरह से गोल्ड फॉइल थी, ये पूरी, इसमें इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बारिंग करवाई। तो उसमें क्या हुआ, ज्यादातर पार्टिकल्स जो थे वो सीधे चले गए, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। कुछ पार्टिकल्स थे वो कुछ जैसे ये इस तरह से आया तो दूसरे एंगल पे गए, ये इस तरह से आया तो दूसरे एंगल पे गए, मतलब टकरा कर लौट गए। और सब पार्टिकल्स में से कुछ, मान लीजिए सिंगल पार्टिकल ऐसा था वो यहाँ तक आया और वापस टकराकर वापस 180 डिग्री पर लौट गया। ये गोल्ड फॉइल मान लीजिए इसको। तो इसमें अल्फा पार्टिकल की जो बौछार की गई तो ज्यादातर पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ पार्टिकल्स कुछ एंगल से वापस लौटे, और कोई एक पार्टिकल ऐसा भी था जो कि सीधा बीच में जाकर टकराया और वापस 180 डिग्री पर रिटर्न हो गया, लौट गया, ठीक है। ये रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहलाता है। तो द ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन इन दिस एक्सपेरिमेंट्स आर, क्या क्या इसके जो ऑब्जर्वेशन थे वो क्या क्या थे। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, सीधे सीधे चले गए। एंड some alpha particle were deflected through some angles, कुछ alpha particles जो थे वो कुछ angles पे deflect हुए, and one alpha particle out of 20,000 alpha particles were deflected back through 180 degree angle। कुछ एक alpha particle ऐसा था जो सीधे बीच में टकराया और वापस निकल गया 180 डिग्री पे, ठीक है। तो the observation obtained from this experiment were expected in words of Rutherford. This result was incredulously as if you hit a ball of carbon of 11 inches on a piece of tissue paper and it returned to hit you। तो उन्होंने अपने इसके अकॉर्डिंग क्या कंक्लूजन निकाले कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज हॉलो। जो एटम का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो हॉलो होता है एंड चार्जलेस होता है। सो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड अनडिफ्लेक्टेड। तो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स थे वो अनडिफ्लेक्टेड होकर चले गए। पूरा जो पार्टिकल होता है उसमें पूरा पार्ट जो हॉलो है, उसमें कोई चार्ज नहीं है, इसलिए वो सीधे सीधे निकल गए, किसी से भी डिफ्लेक्ट नहीं हुए। एंड सम ऑफ अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड, सो इट इज क्लियर दैट अल्फा पार्टिकल फेस स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो टकराकर कुछ एंगल से वापस आए। इट मीन्स कि उनमें कहीं ना कहीं बीच में कुछ ऐसा चार्ज था जिससे कि रिपल्सन फोर्स लगा। रिपल्सन का मतलब वापस चले जाना। अट्रैक्ट एक तो होता है अट्रैक्शन, एक होता है रिपल्सन। रिपल्सन का मतलब होता है वापस जाना, अट्रैक्शन का मतलब एक दूसरे की तरफ आना। तो रिपल्सिव फोर्स लगा उसमें क्योंकि कुछ बीच में कहीं ना कहीं ऐसा चार्ज था जो कि उसको रिपल्सिव फोर्स लगा उसके कारण। एंड सम अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड, सो इट इज क्लियर दैट अल्फा पार्टिकल फेस स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स। और कुछ एक अल्फा पार्टिकल ऐसा भी था जो बीच में टकराया वापस 180 डिग्री पर निकल गया। तो कहीं ना कहीं वो बीच में टकराया था। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकाला कि कहीं ना कहीं उसमें एटम में बीच में कोई ना कोई ऐसा चार्ज स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है जो कि उसको वापस कर देता है, रिटर्न कर देता है अल्फा पार्टिकल को। तो द वॉल्यूम ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज लेस देन, on the basis of these observations, Rutherford
ये कंक्लूजन निकाले उन्होंने। ऑन द बेसिस ऑफ वो कंक्लूजन रदरफोर्ड प्रपोज्ड फॉलोइंग मॉडल। ये ऑब्जर्वेशन निकालने के बाद उन्होंने फॉलोइंग मॉडल के प्रपोज किया मॉडल को कि इस तरह का एटॉमिक मॉडल होगा। क्या? द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। कि एंटायर पूरे एटम का, ये पूरा एटम है, इसका जो पूरा मास होता है वो इसके न्यूक्लियस में होता है, इसके बीच में होता है। तभी तो पार्टिकल बीच से टकराकर वापस चला गया। तो उन्होंने कहा जो पूरा एटम होता है उसका पूरा मास जो होता है वो बीच में होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है एटॉमिक मास। ठीक है। दूसरा, most of the part of atom is vacant in which the electrons are moving in closed circular paths around the nucleus. These circular paths are called orbits. और जो ये बचा हुआ पार्ट जो होता है इसमें कुछ ऑर्बिट्स पाए जाते हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं ऑर्बिट्स के अंदर। ठीक है। और थर्ड, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो सर्टेनली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम इन एटम। तो ये कह रहा है, रदरफोर्ड ने कहा कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब ना उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है ना उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब उसमें प्रोटॉन जो पॉजिटिव पार्ट है और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव पार्ट है वो दोनों बराबर होते हैं। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। अब जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस जो होता है वो वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है एज कम्पेयर टू एटम। ठीक है। जबकि वो कह रहा है कि सारा मास जो होता है वो बीच में ही होता है। इसका मतलब वो इतना छोटा है तो भी उसका सारा मास इसके अंदर ही है, न्यूक्लियस के अंदर ही है, और चारों तरफ इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में मास होता ही नहीं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ना के बराबर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो the atomic model of Rutherford is considered as a form of solar system model. In this model, electrons revolve in different orbitals around the nucleus as different planets revolve in different orbitals around the sun. Hence, this model made the fundamental base to explain the atomic structure, but it could not explain some other facts. तो इसने एक फंडामेंटल जो बेस है वो तो दे दिया एटम का कि एटम ऐसा होता है कि इसमें पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों बराबर होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन कुछ बातें ये नहीं समझा पाया ये वाला मॉडल। तो क्या था ड्रॉबैक्स इनके रदरफोर्ड के? इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाया। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। और ये नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ, इलेक्ट्रॉनिक जो स्ट्रक्चर होती है वो एटम में किस जगह होती है, किस तरह से वो चक्कर काटते हैं, ये नहीं समझा पाया ये। तो नील्स बोर ट्राई टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल बाय यूजिंग क्वांटम थ्योरी ऑफ फिजिक्स। देखिए इसमें जैसे इसने कहा कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं इस तरह से ना। अब अगर सर्कुलर ऑर्बिट में इस तरह से घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, तो एक सिचुएशन ऐसे आएगी कि वो अपनी एनर्जी को डिक्रीज करते जाते हैं और एंड में जब एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो एंड में इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर इसमें गिर जाएगा, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। तो एटम का एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है, स्टेबल है ही नहीं एटम। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए नील्स बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। अकॉर्डिंग टू नील्स बोर, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट at the center of an atom in which positive charge protons are present. According to Niels Bohr कि सेंटर में होता है, प्रोटॉन सारे सेंटर में पाए जाते हैं जिसमें कि सारा इसका पॉजिटिव चार्ज होता है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन पाथ ऑफ ए डेफिनेट रेडियस एंड एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने तो कहा था कि ये घूमते जाते हैं, रेडिएट करते जाते हैं एनर्जी को, और ये इसके अंदर गिर जाता है, इसलिए एक्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। नील्स बोर ने कहा कि एटम्स के जो होते हैं ये तो होता है अपना न्यूक्लियस। ठीक है। अब उन्होंने कहा कि एक फिक्स ऑर्बिट होते हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चक्कर लगाते हैं, इनकी डेफिनेट रेडियस पाई होती है, इनकी डेफिनेट रेडियस होती है जिनके चारों तरफ ये चक्कर लगाते हैं, जिनको कि ऑर्बिटल्स कहा जाता है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए पाथ ऑफ डेफिनेट रेडियस एंड एनर्जी। द पाथ ऑफ डेफिनेट एनर्जी इज कॉल्ड ऑर्बिट और एनर्जी लेवल।
These orbitals are properly arranged around the nucleus. These can be represented by their values are always in whole number like 1, 2, 3, 4 and are represented by symbol K, L, M, N. इसको बोला हमने फर्स्ट को K, सेकंड को L, इसको M. इस तरह से एक और K, L, M, N तक बताया उन्होंने K, N. तो इस तरह से इन्होंने एक एटम का मॉडल दिया जिसमें सारा पॉजिटिव चार्ज था बीच में और जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं नेगेटिव चार्ज को चारों तरफ एक फिक्स रेडियस में ऑर्बिटल्स में एनर्जी लेवल्स में राउंड करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं एक सर्कुलर पाथ में. ठीक है. द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट ऑल्सो इंक्रीज. के शेल हैज लीस्ट एनर्जी. के जो शेल होता है जो सबसे पहला शेल है इसकी सबसे लीस्ट एनर्जी होती है, इसकी ज़्यादा होती है, इसकी ज़्यादा होती है. देखिए रेडियस में बढ़ती जा रही है, ये रेडियस इसकी बढ़ती जा रही है. इस तरह से रेडियस में बढ़ती जाती है, एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है जैसे जैसे बाहर के ऑर्बिटल्स में जाते हैं. ठीक है. द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीज ऑर्बिट्स इज mvr इज इक्वल टू h/2 पाई और इट्स मल्टीपल. ये h जो है इसमें प्लैंक कांस्टेंट कहलाता है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और r रेडियस ऑफ ऑर्बिट. Hence electron can move in those orbits whose angular momentum is equal to nh/2 pi. According to Bohr, there is no charge in energy of electron moving in a definite orbit. When electron absorbs energy from outside of atom, then it jumps it into higher energy level. जब इलेक्ट्रॉन, ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम आउटसाइड ऑफ एटम, बाहर से, देन इट जंप्स इनटू हायर एनर्जी लेवल. तो यह हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है. डायग्राम में देखिए आपको दिख रहा है ना कि ये जो पहला एनर्जी लेवल है, ये जो है ये पहला एनर्जी लेवल है. अगर इसके पास ज्यादा एनर्जी है तो इसमें से इसमें जंप कर जाएगा ये, तो ये हायर एनर्जी लेवल है. और अगर एनर्जी इसके पास कम हो जाती है तो ये वापस यहाँ से इस एनर्जी लेवल पे आ जाता है. आया समझ में? ये आपके डायग्राम में भी दिखा रखा है. देखिए, लाइंस स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ एनर्जी बाय एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. अब इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे. क्या क्या? दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्ट्रक्चर हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन. ये सिर्फ 2 या 3 लेवल तक दिखा पाया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहाँ तक तो ठीक है. पर किसी मान लो कोई एटम उसमें 20 इलेक्ट्रॉन है, 30 इलेक्ट्रॉन है, 40 इलेक्ट्रॉन है, उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया. लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स अपीयर्स to be divided into more than one line when viewed from an apparatus of high penetration power. The reason is not explained by Bohr model. मतलब क्या, वो line spectrum of atom appears to be divided into more than one line when viewed from an apparatus of high penetration power. The reason is not, उसकी जैसे जैसे मतलब spectrum of atom appears to be divided into more than one line, जब ज़्यादा वन लाइन से ज़्यादा उसको मतलब डिवाइड किया गया, देन व्यूड फ्रॉम एन एपरेटस ऑफ हाई पेनिट्रेशन पावर, तो इस रीज़न को भी वो एक्सप्लेन नहीं. पेनिट्रेशन पावर होती है उसके अंदर, उसको क्या बोलते हैं, उसको अंदर जाने की क्षमता, पेनिट्रेट करना मतलब चुभाना, पेनिट्रेट करने की पावर जो होती है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया. इट डज नॉट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए मॉलिक्यूल बाय एटम्स थ्रू केमिकल बॉन्ड्स. और ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि केमिकल बॉन्ड्स के द्वारा 2 एटम या 2 से ज़्यादा एटम मिलकर किस तरह से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, ये भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया. वेरियस एलिमेंट्स वर इन्वेंटेड विद द डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर. द सिंबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड. नाउ इट इज क्लियर दैट ऑल मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स. इट इज बीइंग ट्राइड टू अरेंज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दीज एलिमेंट्स. अब है ये हमने डिफरेंट साइंटिस्ट के अलग अलग हमने एटॉमिक मॉडल पढ़े. पहले एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन पढ़ा, फिर हमने रदरफोर्ड पढ़ा, फिर हमने नील्स बोर पढ़ा. अब कुछ आगे और साइंटिस्ट आए जिन्होंने कि जितने भी एटम्स थे, जितने भी एलिमेंट्स थे, उनका क्लासिफिकेशन किया. उनका क्लासिफिकेशन किस तरह से हुआ, उसमें भी अलग साइंटिस्टों ने अपनी अलग अलग अपनी सहमति दी. देखिए किस तरह से नेसेसिटी, सबसे पहले तो नेसेसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों महसूस हुई. 31 एलिमेंट्स आर नोन टिल 1800. 1800 तक सिर्फ 31 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी. और आज हमारे पास पता है पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं? 206 एलिमेंट्स हैं हमारे पास. 63 एलिमेंट्स वर आइडेंटिफाइड टिल 1865. टुडे 114 एलिमेंट्स आर नोन. 114, सॉरी मैं गलत भूल गई, फिर देखिए
103 है, इसमें आपकी जो पीरियोडिक टेबल दी हुई है इसमें 114 आर नोन, although some elements out of them are man-made also. It is very difficult to study about these elements. Study about physical and chemical properties of these elements and also proportion of compounds obtained by these elements are very useful and necessary. As there is necessity to classify the elements, scientists have tried to make an arrangement of elements in order on the basis of some properties, which helps to study these elements in a simple and smooth way. This type of classification will be used in studying new elements to be discovered in the future in proper order. अब क्लासिफिकेशन जो है इसमें सबसे पहले the classification of element is the result of various experiments and hypotheses by scientists over a period of many years. First of all, name the Daubeney comes in this series. In 1829, he made a group of three elements whose physical and chemical properties were same. उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसमें सिर्फ three elements थे जिनकी physical और chemical properties same थी. These are called traits of Daubeney. In this group, the atomic weight of middle element was nearly equal to average of atomic weight of remaining two elements, and properties of this elements were also intermediate between other two elements. देखिए इसमें दे रखा है एलिमेंट्स में, ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. इनके एटॉमिक वेट 7, 23, 39. ऐसे ही 3 एलिमेंट्स कैल्शियम, SrBa, बेरियम, और इनके ये दे रखे हैं एटॉमिक वेट. ऐसे ही एलिमेंट्स इनके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके तीनों के दे रखे हैं एटॉमिक वेट. तो इन्होंने 3 का सेट बनाया. उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो 3 के थे इसमें वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट वॉज नियरली इक्वल टू एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स. उनका रिमेनिंग जो 2 एलिमेंट्स है उनके करीब करीब बराबर होता है. तो इस तरह से डॉबनर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 सच ट्रेड्स. तो डॉबनर आइडेंटिफाई कर पाए सिर्फ 3 ट्रेड्स का ही आइडेंटिफिकेशन कर पाए. हैज दिस लॉ वाज नॉट फाउंड टू बी यूजफुल आफ्टर, जो कि तब तक डॉबनर ने किया तब तक भी करीब 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे. Hence, this law was not found to be useful. After that, English chemist John Alexander Newland, 1865, gave law of octaves. He arranged the elements in order of increasing atomic weights and found that the properties of every 8th element. उन्होंने एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया कि जो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग थे. एवरी 8th एलिमेंट वॉज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट. जो 8वां एलिमेंट था वो फर्स्ट एलिमेंट के से सिमिलर था. फॉर एग्जाम्पल इन म्यूजिक जैसे सारे गामा पा धा नी सा, 8 लेटर रिपीट आफ्टर 7th लेटर. 8th लेटर जो होता है सा जो है फर्स्ट लेटर है, उसके 8th लेटर है सा, तो रिपीट हो रहा है. इसी तरह से इसमें ये जो एवरी 8 एलिमेंट वो फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलर था, ये कहा उन्होंने ऑक्टेव्स में. जैसे देखिए इसमें दे रखा है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. ये एटॉमिक, इनके सबके एटॉमिक वेट भी दे रखे हैं. इनके सबके एटॉमिक वेट दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो इसका जो 8th एलिमेंट सोडियम जो था वो उसके फर्स्ट एलिमेंट के लिथियम जैसा ही था. वो मतलब लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज जो थी वो मिलती जुलती थी. इसी तरह से सोडियम के बाद पोटेशियम जो है 8th एलिमेंट है, तो उन्होंने उनको एक ही वर्ग में रखा, एक ही ग्रुप में रखा. लेकिन दिस लॉ वाज नॉट यूज्ड फॉर एलिमेंट्स आफ्टर कैल्शियम. अब कैल्शियम तक तो इन्होंने देख लिया, पर कैल्शियम के बाद ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए. इसलिए आफ्टर दैट मैनी साइंटिस्ट हैव वर्कड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. रशियन साइंटिस्ट Dmitry Mendeleev and Lothar Meyer have developed the classification of elements in the form of a periodic table. तो अब आगे जो मेंडलीव थे उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल दी, उसमें एक्सप्लेन किया कि किस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया जाएगा. उसमें भी इन्होंने नहीं कर पाए. देखिए ये नीचे टेबल दे रखी है, इस तरह से इन्होंने किया, इसमें भी ये नहीं कर पाए. क्या क्या डिड नॉट
ओबे द रूल ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट एट सम पोजीशन, मतलब कुछ पोजीशंस पे वो ये नहीं कर पाए कि किस तरह से जो ये रूल है कि इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट जो होता है हर एटम के बाद इंक्रीज होता जाता है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए. एंड सिमिलर पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स while dissimilar elements were placed in the same group. The position of hydrogen was not certain and it was not possible to accommodate isotope in this periodic table. तो इनका भी इसमें बहुत सारी कुछ इस तरह की कमियां रही जो कि आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बताया जाएगा. आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगी क्योंकि आगे अपना वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बन पाएगा. अगली टर्म में मैं आपको पढ़ाऊंगी, ये आप बुक में से ढंग से पढ़ के देखिएगा. और आपको समझ में जो नहीं आती है कोई भी टेक्निकल टर्म या कोई ऐसा पैराग्राफ को समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछिएगा. ठीक है, थैंक यू.